वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मनी एंड बैंकिंग का वीडियो 4। ये पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है मनी एंड बैंकिंग का। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ट्रेंड मुझे समझ में आया है, ट्रेंड जो हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है वो ये पूछती है कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए वो वर्ड्स भी जो यूज करेगी ऑप्शंस में वो न्यू होंगे, न्यू वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ब्रॉड रखेंगे, ब्रॉड, क्योंकि उनको एक अगर डायरेक्ट वर्ड जो बुक्स में दिया है वही अगर पूछा तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपने समझा कि नहीं। हो सकता है आपने रट्टा लगा के कर दिया हो। तो जो इकोनॉमी का जो इवोल्यूशन है, इकोनॉमिक पेपर का एक्चुअली जो जीएस में जो इकोनॉमिक सेक्शन है, इकोनॉमिक सेक्शन है, उसका जो इवोल्यूशन है, क्वेश्चन का नेचर है, वो काफी सुंदर तरीके से बदल रहा है। उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या है कि जो लोग रट्टा लगाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर रट्टा लगाएंगे और रट्टा लगाने में दिमाग खर्च नहीं होता, बस थोड़ी सी एनर्जी खर्च होती है, माइंड सेफ रहता है रट्टा लगाने में। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया इसका मतलब है कि अब आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको यूज करना पड़ेगा, उसको यूज करके फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको आंसर करने के लिए आपको वो सारा नॉलेज यूज करना पड़ेगा। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एग्जामिनेशन। एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ के आए हो वही एग्जैक्टली पूछ लिया जाए, फिर तो क्या ही हो गया। जैसे बीपीएससी पूछता है, बीपीएससी में क्या है, एग्जैक्टली डिट्टो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, इसलिए घर में टेबल कहाँ है, कुर्सी कहाँ है ना, दरी कहाँ है, पंखा कहाँ लटक रहा है, ठीक है, कितने ताले लगे हैं, ये सब भी कोई सवाल होता है? ऐसे सवाल पूछते हैं बीपीएससी। पर यूपीएससी में ऐसा नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। नेक्स्ट है कि इसमें हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो काफी बड़ा है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बहुत छोटा है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसके अंदर मनी, बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, ये सारा पार्ट इसके अंदर काफी बड़ा है मैक्रो के अंदर। ये मैक्रो के आप देख सकते हैं जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर 42 क्वेश्चंस है, लेकिन उसके पहले मनी बैंकिंग वाला सारा पार्ट करेंगे, उसके बाद हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, देन उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके हम एक्सटर्नल सेक्टर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर में काफी सारी चीजें आएंगी जो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। और उसके बाद हम बाकी के जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, सॉरी फिजिकल पॉलिसी हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ठीक है, कैपिटल मार्केट, ये सब है जो करंट कैपिटल मार्केट है वो हो गया। उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग है तो छोटा सा चैप्टर है जिसको बाद में करेंगे। तो ये, और ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर काफी बड़ा पार्ट है। सो दिस इज इट। अब ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू का नहीं है, पर कुछ पोटेंशियल अच्छे क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक किया गया। दीज आर नॉट पीवाईक्यूज, ठीक है, पर ये ऐसे क्वेश्चन है जो काफी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जहां से मैंने लिया है इसने उन्होंने इसके आंसर भी कई जगह पे गलत दिए थे, ठीक है। सो खैर वो आंसर तो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, पर गलती थी, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन सेज a liquidity trap is a situation when expansionary monetary policy increases the interest rate, income, and hence stimulates economic growth. Liquidity trap, ठीक है। दो तीन चीजें, एक तो liquidity trap है, sorry, I was about to sneeze. लिक्विडिटी ट्रैप है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, और क्या चीज है इसमें, बस इतनी है। उसके बाद एक और फ्रेज है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। दो तीन चीजें हैं यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी ट्रैप वो चीज है जहां पे आप इंटरेस्ट रेट, जैसे लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो मार्केट में मनी पुश हो जाएगा, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, इजी लोन हो जाएंगे लो इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो मनी पैसा होगा ज्यादा, मार्केट में ज्यादा मनी होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों के पास और पैसा पहुंचेगा, फिर उससे डिमांड बढ़ेगा, राइट। दिस इज लिक्विडिटी ट्रैप। आई मीन लिक्विडिटी जब बढ़ानी हो तो, कम करनी हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। पर लिक्विडिटी ट्रैप वो चीज है जहां पे आप इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम तो हो गया है, ऑलमोस्ट जीरो के पास है, लेकिन उससे लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट। लोग पैसा अपने पास ही रखे हुए हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि अब लोग पैसा डालना ही नहीं चाहते बैंक्स में। तो उससे क्या है कि लिक्विडिटी बढ़ ही नहीं पा रही, लोगों ने पैसा जमा करके रखा हुआ है, बैठे हुए पैसे पे कि भैया इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, हम क्यों मार्केट में देने जाए पैसा, राइट। तो ये है लिक्विडिटी ट्रैप।
अब उसमें कहा जा रहा है कि इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट कम करना ताकि मनी और पुश किया जा सके मार्केट में। इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट, नहीं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करते, इंटरेस्ट रेट हम कम करते हैं, राइट। लिक्विडिटी ट्रैप में एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो होती है वो इनसे इंटरेस्ट रेट कम करती है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। इंटरेस्ट रेट कम करती है, बढ़ाती नहीं, इसमें कहा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है कि अगर मान लो लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर एक्सपेंशनरी पॉलिसी काम नहीं किया, इफ इट फेल्स, एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी काम नहीं किया, कि हमने बिल्कुल ही इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, उसके बाद भी लोग पैसे पे बैठे हुए हैं, लोग पैसा छोड़ नहीं रहे हैं मार्केट के अंदर, अब हम करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। कि फिर क्या करेंगे कि बैंक्स के पास जो बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बॉन्ड्स है, जो भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो भी है, वो आरबीआई खरीदती है उनको, और मार्केट बैंक्स को पैसा देती है कि लो मार्केट में डालो पैसा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग। पर दिस इज नॉट ए शॉर्ट टर्म मेजर, दिस इज लॉन्ग टर्म मेजर, ठीक है। 30-40 ईयर्स तक का ऐसा होता है, जिसमें जैसे कि कोविड के टाइम था, तो कोविड के टाइम पे बैंक्स में पैसा पुश किया गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा जाएगा तभी तो लोग काम करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगा, राइट। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज ए लॉन्ग टर्म मेजर, नॉट ए शॉर्ट टर्म मेजर, तो ये भी गलत है, जबकि उस जो आंसर लिखा था उसमें इसको सही माना था, विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, सो आंसर हो जाएगा नीदर नॉर, नीदर वन नॉट टू, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा नीदर वन नॉट टू। इन दिस केस क्वांटिटेटिव ईजिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जिसके अंदर आरबीआई, सेंट्रल बैंक, या इंडिया के केस में आरबीआई, अदरवाइज सेंट्रल बैंक, पैसा डालती है बैंक्स में और उनसे बॉन्ड्स खरीदती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसा डालती है। सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी स्टिमुलेट्स द स्लोइंग इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी स्लो हो रहा है तो उसको स्टिमुलेट करेगा। गोल क्या है इसका? इंक्रीज मनी सप्लाई, इंकरेज स्पेंडिंग, जाहिर सी बात है। लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, चीप लोन्स, इससे क्या होगा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी से लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे, चीपर लोन्स हो जाएंगे, इंक्रीज स्पेंडिंग, ग्रोथ, लोग खर्च करेंगे, मार्केट चल पड़ेगी। इकोनॉमी का चलने का मतलब क्या है? इकोनॉमी के चलने का मतलब है कि आपने पैसा मार्केट में दिया, अगर आप मार्केट में खर्च नहीं करोगे, पैसे पे सब लोग लेके बैठ जाएंगे, तो जितने भी लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा, जॉब्स खत्म। सारे के सारे लोग अगर पैसा लेके बैठ जाएंगे तो ना ही कोई चाय पीने जाएगा, चाय पीने नहीं जाएगा तो चाय वाला किसी दूध नहीं खरीदेगा, दूध नहीं खरीदेगा तो फार्मर्स के पास पैसा नहीं जाएगा, उसके पास दूध है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या है कि मार्केट बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगी, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। जिसके पास खेती है उससे अगर गेहूं कोई ना खरीदे, ठीक है, तो उसकी गेहूं रखे रखे सड़ जाएगी, उसको मूव करना है, तो प्रोडक्ट्स हैज टू मूव, एंड फॉर दैट इट नीड्स मनी, ठीक है। तो मनी कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में इट इज द सेंट्रल बैंक दैट पुशेस मनी, राइट। क्वांटिटेटिव ईजिंग में भी सेम ही चीज होता है। सो व्हेन एक्सपेंशनरी पॉलिसी फेल्स, क्वांटिटेटिव ईजिंग किक्स इन। और फिर एक होगा, एक तो होगा एक्सपेंशनरी, एक होगा कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, इन्फ्लेशन काफी हो गया है, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक्स को बोलेगी ये लो बॉन्ड लो, पैसा वापस करो, पैसा दो मुझे, ठीक है। सो उस समय उनको बॉन्ड्स दिए जाएंगे और पैसा उनसे सक किया जाएगा, राइट। सीआरआर, सीआरआर का रेट बढ़ा दिया जाएगा तो पैसा मार्केट में कम हो जाएगा, फिर जैसे ही पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, राइट। दैट इज द पॉइंट। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक कांट लोअर इंटरेस्ट रेट्स फर्दर। अगर इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो ही है तो अब निगेटिव तो नहीं कर सकते ना, कि पैसा भी रखो और इंटरेस्ट भी दो हमें, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सेंट्रल बैंक कैन नॉट लोअर द इंटरेस्ट फर्दर। एसेट परचेज, यानी कि अब एसेट खरीदे जाएंगे, जो भी एसेट्स है बैंक के पास वो खरीदे जाएंगे। द सेंट्रल बैंक बाइज बॉन्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स। कैश इंजेक्शन, बैंक्स हैव ह्यूज अमाउंट मनी encouraging lending, कि बैंक्स अपने बाकी लोगों को लेंड करेंगे, लोअरिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, और जिससे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। सो दिस इज जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, इट इज नॉट शॉर्ट टर्म मेजर, इट्स अ लॉन्ग टर्म मेजर, राइट। एंड दिस क्वेश्चन वाज रियली गुड। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर मनी। अब ये भी एक बड़ा सुंदर सवाल है कि अगर मान लो क्वांटिटेटिव ईजिंग भी फेल हो गया, राइट, लोगों ने सपोज आरबीआई ने मनी पुश किया मार्केट में बैंक्स के थ्रू, एंड बैंक्स और तब भी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पा रही है, अब क्या होगा? अब तो उनके पास बॉन्ड था वो भी खत्म हो गया, राइट। तो अब जो क्या कहते हैं, जो 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 सेंट्रल बैंक है अब वो मनी प्रिंट करेगी, ठीक है, लिटरली प्रिंट करेगी। देखो इसमें भी
ये बोला जाता है कि दिस इज लाइक मनी प्रिंटिंग। जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है इसको भी मनी प्रिंटिंग की तरह कहा जाता है, क्योंकि आपने बॉन्ड खरीद के बहुत सारा मार्केट में पैसा डाल दिया है। वर्चुअली मनी प्रिंटिंग के जैसा ही है, बट हेलीकॉप्टर मनी इज लिटरली मनी प्रिंटिंग। यहां पे मनी प्रिंट करके और फिर बैंक्स को दिया जाएगा कि पैसा लो भाई। और इसमें जैसे जो क्वांटिटेटिव ईजिंग था उसमें पैसा वापस जो आप देंगे वो वापस लिया भी जाएगा, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रेट भी होगा, पैसा वापस लिया भी जाएगा। बट हेयर इन हेलीकॉप्टर मनी देयर इज नो सच थिंग। एक बार पैसा मिल गया तो मिल गया, अब कोई वापस देने की जरूरत नहीं है, जाओ ऐश करो, राइट। सो हेलीकॉप्टर मनी में इट इज एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल, इन्वॉल्व्स रीपेमेंट लायबिलिटी नहीं, रीपेमेंट लायबिलिटी नहीं होती इसमें, एक बार पैसा मिल गया सो मिल गया, ठीक है। सो रीपेमेंट लायबिलिटी नहीं होगी, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, यस दैट इज ट्रू। सो मनी प्रिंट करके और बैंक्स को दिए जाएंगे, गवर्नमेंट को दिया जाएगा कि खर्च कीजिए, ताकि इकोनॉमी मूव करे, जो भी चीज जहां रुक गई थी, क्योंकि लोग पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, राइट। सो उस चीज से बचने के लिए वी सेंट्रल बैंक्स पुश मनी इनटू द मार्केट, एंड दैट इज द रीजन फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग, एंड ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये अगेन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और पहले से ये कनेक्टेड ही है। हेलीकॉप्टर मनी अनकन्वेंशनल टूल, लास्ट रिसोर्ट है ये भैया, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा दे ही दिया, और क्या करोगे, और पैसा ही दोगे, और इसके ज्यादा बात क्या कर सकते हैं। When lowering interest rate and qualitative easing have failed to pull the economy, ठीक है, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग भी फेल हो गया है और लोअरिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी वो भी फेल हो गया है, देन कम्स हेलीकॉप्टर मनी, राइट। नो रीपेमेंट लायबिलिटी, कोई पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मनी एंड गिव्स टू द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स की खर्च करो। इट डज नॉट एड टू द नेशनल डेट, ये नेशनल डेट में नहीं आता, क्योंकि कोई इसकी अकाउंटिंग नहीं है, बस पैसा दिया एंड खर्च करो, मार्केट में पैसा चला गया है, बस एनी हाउ इकोनॉमी को रिवाइव करना है। नेक्स्ट, लो कंसीडर द फॉलोइंग, लो एनपीएज एंड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक and highly stressed bank sheet of the private corporate sector existing together are known twin balance sheet। अच्छा, twin balance sheet के ऊपर है। सो twin balance sheet क्या है कि देखो बैंक्स हैं, बैंक्स पे lend money to corporations, ठीक है। सो बैंक्स ने लोन दिया, लोन, तो अब कॉर्पोरेशन अगर डाउन हो जाए, मतलब इनका प्रोडक्शन कम हो जाए या फिर एनी हाउ डिमांड कम हो जाए, तो इनके पास फंड नहीं होंगे इसको रीपे करने के लिए। तो इसका जो भी जो लौटाना था, इंस्टॉलमेंट्स होंगे या फिर ईएमआई जो भी कह लो या फिर इंटरेस्ट है, एनीथिंग विल बिकम हेयर एनपीए। तो एक तरफ इनका बैलेंस शीट भी स्ट्रेस्ड है क्योंकि इनके पास लोन ड्यू होता जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ इनका एनपीए बढ़ता जा रहा है। तो दोनों तरफ इनका भी स्ट्रेस्ड होगा बैलेंस शीट और इसका भी, लेकिन लो एनपीए नहीं, हाई एनपीए होगा, हाई एनपीए, लो एनपीए नहीं। और यहां पे क्या बोला है, लो एनपीए, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड कहता है ओनली रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स कैन सॉल्व द ट्विन शीट प्रॉब्लम, ये भी गलत है। ओनली रिकैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन इज वन ऑफ द सीन्स, ठीक है, कि मान लो बैंक्स के पास एनपीए हो गया है तो इसको रिकैपिटलाइज किया जाए, जो पैसा इनका एनपीए हो गया वो पैसा दे दिया जाए, ताकि इसको और फंड दिया जा सके कि भैया और पुश करो मार्केट को, ठीक है। सो इन दैट केस ओनली रिकैपिटलाइजेशन, अगेन दिस इज रॉन्ग। इसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ऑब्वियसली होने चाहिए, एक ही मेथड कैसे होगा। सो नीदर पूछा गया, करेक्ट पूछा है, सो ऑब्वियसली डी इनमें से कोई भी नहीं सही है, दोनों ही गलत है, राइट। अगेन दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यहाँ पे काफी सुंदर क्वेश्चन है जो मुझे मिले तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डियर मनी और डियर करेंसी इज ऑफन रेफर्ड टू एज टाइट मनी, ठीक है, डियरनेस अलाउंस यहीं से आता है। Rupee is a soft currency in the Indian foreign market. The strongest currency in the world is the one having lower level of liquidity. तीन कॉन्सेप्ट एक साथ यहाँ पे पूछा जा रहा है। आई गेस यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस ये सर हैं, ठीक है। डियर मनी और डियर करेंसी, डियर मनी वो चीज है जो मनी इजिली आप नहीं, इट इज नॉट इजी टू गेट दैट मनी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डियर करेंसी या डियर मनी, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, जब महंगाई बढ़ता है दैट्स व्हाई यू गेट डियरनेस अलाउंस, राइट, डीए। So dear money or dear currency is often referred to as tight money. That is true. जो चीज आप नहीं इजिली एक्सेस कर सकते, दैट इज टाइट मनी। सो पहला तो सही है। दूसरा क्या कहता है, रुपी इज अ सॉफ्ट करेंसी इन इंडियन फॉरेक्स मार्केट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। रुपी जो है वो सॉफ्ट करेंसी है क्योंकि रुपी की रिलायबिलिटी नहीं है। मान लो किसी को तेल खरीदना है, उसको रुपया देने जाओगे वो लेगा नहीं लेगा, ठीक है।
अगर लेकिन उसको डॉलर में दोगे तो वो ले लेगा, क्योंकि डॉलर इज अ वेरी स्टेबल करेंसी. रुपी इज नॉट. रुपी काफी फ्लक्चुएट होते रहता है. सो रुपी इज अ सॉफ्ट करेंसी, दैट इज ट्रू. द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इज द वन हैविंग लोअर लेवल ऑफ लिक्विडिटी, नहीं, हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी. हाईएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट इज द हाईएस्ट. ठीक है, क्योंकि उसको लिक्विडिटी मतलब वो नोट लेके जाओ कुछ भी खरीद लो, डॉलर लेके जाओ दुनिया में कुछ भी खरीदो मिल जाएगा, राइट. लेकिन इंडियन रुपी लेके जाओ तो नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडियन रुपी इज अ सॉफ्ट करेंसी. ठीक है, सो ये गलत हो गया. सो ओनली 2 इज द, क्या पूछा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि दो दो गलत हैं इसमें से. सो पहला सही, पहला दूसरा सही है ना. यस, पहला दूसरा सही है, तीसरा सिर्फ गलत है. With reference to Kisan Credit Card, which of the following is correct? Kisan Credit Card scheme was introduced in 1998 throughout India, and it is implemented by the commercial banks, cooperative regional. तो सही है. It aims at providing adequate and timely credit support from the banking system under a single window. सही है. Kisan Credit Card has been converted to ATM. ठीक है, ये तीनों ही सही है. ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड को ऑब्वियसली एटीएम में बदल दिया गया है, एटीएम कार्ड में, ताकि मिडिल मैन का उसमें से झंझट खत्म हो जाए. पहले मिडिल मैन इसमें से पैसा खा जाते थे, तो इसलिए उसको अब एटीएम कार्ड भी बना दिया गया 2016 के बाद. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग. डिमांड डिपॉजिट ऑफ ए बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ फिडुशियरी मनी. फिडुशियरी मनी देखो वो होता है, एक होता है फिडुशियरी, एक होता है फिएट मनी. ठीक है, एक होता है फिडुशियरी और एक होता है फिएट मनी. फिएट मनी वो है जो कि हम करेंसी हमारे जेब में है. 500 की करेंसी अगर मेरे जेब में, अभी तो एक भी नहीं है, अगर 500 की करेंसी मेरे पास है तो वो फिएट मनी है. फिडुशियरी मनी वो है जो ट्रस्ट पे चलता है, जैसे कि चेक. ठीक है, जो चेक है वो एक फिडुशियरी मनी है. मैंने आपको चेक काट के दिया, अब आप जब तभी चेक एक्सेप्ट करोगे जब आपको इस बात का ट्रस्ट हो कि बैंक में आप जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट इज फिडुशियरी. इसका प्राइम मूवर जो है वो ट्रस्ट है. इसका जो प्राइम मूवर है वो अथॉरिटी है स्टेट की, क्योंकि सरकार आपको लिख के देती है कि मैं धारक को 500 रुपए देने की अदा करता हूं, आरबीआई का गवर्नर उस पर साइन करता है. ठीक है, सो दैट इज फिएट मनी, राइट. इट इज अ लीगल टेंडर. फिएट मनी इज अ लीगल टेंडर, बट फिडुशियरी इज नॉट अ लीगल टेंडर. ये लीगल टेंडर नहीं है. आप लेकर के चेक लेके जाओगे, बोलोगे मुझे खाना दे दो, हो सकता है भगा दे, बोले हम नहीं लेते हैं चेक. पर आप पैसा दोगे और अगर वो खाना ना दे तो फिर तो भैया उस पर केस हो जाएगा. ठीक है, अनटचेबिलिटी का और वगैरह वगैरह, इक्वालिटी नहीं है, अनटचेबिलिटी है, ऐसे तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा, राइट. सो fiat money is a legal tender, fiduciary is not a legal tender. Now the demand deposit of bank is an example of fiduciary money. That's true. Demand deposit यानी कि आप पैसा जमा करते हैं, after certain time you can demand कि भैया मेरे पैसे जो मैंने दिए थे वो मुझे दे दो. That is demand money. ठीक है, so demand money, check, ये सारे जो है fiduciary होते हैं. Currencies are fiat money. Fiat money does not derive its purchasing power and value from the authority. Does not derive its purchasing power and value from the authority and reputation of the government. और यही तो गलत हो गया, यही तो बात है. फिएट मनी इसी बात से अपना अथॉरिटी, इसी बात से वो ट्रस्ट उसका चलता है, परचेजिंग पावर उसकी चलती है कि सरकार कैसी है. अगर सरकार कल को गिरने वाली हो तो फिर आप वो करेंसी भी नहीं लोगे. ठीक है, ईरान की करेंसी, अभी ईरान में अटैक चल रहा है, ईरान कल को क्या होगा उसका, तो ईरान की करेंसी कोई लाके देगा कि भैया दे दो गोल्ड मुझे या तेल दे दो, तो आप बोलोगे नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे. ठीक है, सो this is wrong. First is true, so only one is correct. ठीक है, I hope this question is really beautiful. काफी सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. So fiduciary money, medium of exchange based on trust. Fiduciary money based on trust. Check, demand drafts जो भी है, and accepted on trust. No legal tender. Legal tender नहीं है. No इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू तो फिएट मनी की भी नहीं होती. करेंसी की भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़े है. 500 के नोट है तो इसका मतलब थोड़े कि उसको हम उसके जो अंदर चीजें लगी हुई 500 रुपए की नहीं है. नहीं, वो तो सरकार का ठप्पा लगा है, इसकी वजह से 500 रुपए की चीज आपको, आप वो नोट लेके जाओगे तो 500 का सामान आपको दे देगा कोई. ठीक है, पर अगर वही ट्रस्ट खत्म हो जाए तो फिर आपको सामान नहीं मिलेगा. फिएट मनी, करेंसी, कॉइन्स लीगल टेंडर होते हैं. इट नो इंट्रिंसिक वैल्यू यहां भी, पर ये चलता है अथॉरिटी पे, सरकार की अथॉरिटी पे. ठीक है, अथॉरिटी. नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इस्लामिक बैंकिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इस्लामिक लॉ फॉरबिड्स इंटरेस्ट ऑन बोथ लोन्स एंड डिपॉजिट्स. दैट इज ट्रू. शरिया के अंदर लोन लेना या देना, सॉरी इंटरेस्ट लेना या देना दोनों ही गलत है, राइट. सो शरिया के अकॉर्डिंग
इंटरेस्ट लेना दोनों ही गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। इस्लामिक लॉ फॉरबिड्स इंटरेस्ट ऑन बोथ लोन्स एंड डिपॉजिट्स। आप लोन लोगे तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, या फिर आप डिपॉजिट दोगे तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। द डिपॉजिटर शेयर्स द रिस्क ऑफ बैंक विच लेंड्स इट्स फंड्स। तो फिर बैंक है क्यों इस्लामिक बैंक? अगर वहां पे ना ही तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही आप इंटरेस्ट दे सकते हो, ना ले सकते हो, सो व्हाई इज इट दैट कि आपके पास एक इस्लामिक बैंक है? सो इस्लामिक बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने वहां पे पैसा जमा किया। नाउ बैंक अब उस पैसे का जो भी करेगा, ठीक है, बैंक उस पैसे का जो भी करेगा, अगर वो बैंक कल को और ज्यादा पैसे कमाता है तो आपको उसका शेयर मिलेगा, और अगर वो बैंक डूब जाता है तो आपका ही पैसा डूब गया। ठीक है, ये बात होती है। सो कल को अगर सपोज एक इस्लामिक बैंक है और उसने कहीं पे कोई मान लो कि कोई कैंपेन करना है, राइट, जैसे ऐसे ये इस्लामिक बैंक अभी ऐसा लग रहा है, पर ये बहुत पहले टाइम से चल रहा है। मान लो कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया, तो लोगों ने उसको फंड दिए कि ये लो भैया हमारा घोड़ा ले जाओ, हमारा आदमी, हमारा तलवार ले जाओ और जाओ लूट के लाओ, जो लूट के लाओगे उसमें से हमें भी देना। ठीक है, और अगर लूट के नहीं ला पाए, मर गए, तो साथ में हम भी मर जाएंगे, या फिर हमारा घोड़ा मर गया तो मर गया। इट्स अ काइंड ऑफ बेट। ठीक है, बेट है। सो द डिपॉजिटर शेयर्स इज रिस्क ऑफ बैंक विच लेंड्स इट्स फंड, दैट इज ट्रू। तो डिपॉजिटर है जो पैसा जमा कर रहा है, वो उसका रिस्क भी शेयर कर रहा है कि अगर बैंक डूब गया, जो कैंपेन चल रहा है वो डूब गया, तो डूब गया, खत्म। राइट, सो बोथ करेक्ट, सो बोथ 1 and 2। राइट, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। अगर मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही किया था। उन्होंने लोगों के पैसे शेयर लिया उन्होंने, और जाके कैंपेन चलाया, वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया। इस्लामिक वाले भी तो वैसे ही है, मोहम्मद बिन कासिम भी ऐसा ही आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज द फंक्शंस ऑफ मनी? यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, आपको वैल्यू बताएगा कि 1 रुपया की सामान कोई है तो अगर 1 रुपये में मिल रहा है तो उसकी वैल्यू भी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑब्वियसली। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि बाद में भी पेमेंट कर सकते हो, अगर नोट है तो नोट मेरे पास है तो बाद में मैं सब चीजें खरीद सकता हूँ। तो तीनों ही सही है, ऑल द अबव। ये इजी था, कुछ कुछ इजी भी रख लिया मैंने। ये मनी का फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू की जो वैल्यू कितने की है। सेकेंडरी फंक्शन स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट की बाद में भी हम उस मनी को यूज कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, मेरा वैल्यू बढ़ता जाएगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मैं कल को उस चीज को दे दूं किसी को तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है। With reference to blockchain technology, consider the following statements. It is a new data structure that is secure and distributed across a network. That is true. ये secure भी है, distributed across a network. It can be used as a framework for transfer of cryptocurrency only। नहीं, इसके ऊपर तो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। The concept is there, blockchain, उसके ऊपर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। So one is only true, second गलत है। सही पूछा है, हाँ। भारत क्यूआर कोड, इट इज अ पेमेंट मेथड दैट सपोर्ट्स वीजा, मास्टरकार्ड, एपेक्स, एमएक्स वगैरह वगैरह, सारा कुछ सही है। द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट और सिक्योरिटी इज मैक्सिमाइज नहीं गुरु, मिनिमाइज्ड। तो ये गलत, ये सही, 1 ओनली। नॉट करेक्ट पूछा, सॉरी, सो 2 हो जाएगा। नॉट करेक्ट, सो सिर्फ 2। नेक्स्ट है द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलाउज बैंक्स टू बोरो। एक्चुअली काफी बड़ा मैंने कर दिया, मुझे नजदीक से खुद नहीं दिख रहा। The marginal standing facility MSF allows banks to borrow money with an interest rate above the repo rate। marginal standing facility क्या है कि सपोज बैंक से, सपोज आरबीआई है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉमर्शियल बैंक है, अब इसको पैसे चाहिए, तो मान लो इसने रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह सब एग्जॉस्ट कर लिया, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है पैसा लेने का, तो अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर ये आरबीआई से पैसे और मांग सकता है कि भैया थोड़ा पैसा दे दो, बैंक चलाना है वरना बैंक बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो पीनल रेट होगा, मतलब पीनलाइज किया जाएगा बैंक को कि आप कैसे बैंक चला रहे हो, आपको इतना सारा पैसा चाहिए तो रेट ज्यादा लगेगा, तो अबव रेपो रेट। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अबव रेपो रेट, बस इतना याद रखना। लेकिन वो सारे पहले जो रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल, अगर वो सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं देन ओनली एमएसएफ किक्स इन। Consider the following statements with reference to a unified payment interface. The interface is regulated by the RBI। देखो जितना भी रिटेल पेमेंट है सबका बाप आरबीआई है, ठीक है, जितना ही पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट जो भी है, सबको आरबीआई कंसीडर, मतलब ओवरलुक कर रहा है, आई मीन ओवरसी कर रहा है, नॉट ओवरलुक, ओवरसी कर रहा है। ठीक है, यूपीआई इज बिल्ट ओवर इमीडिएट आईएमपीएस पेमेंट ट्रांसफर। देखो आईएमपीएस जो पहले होता था जिसके अंदर आप बैंक अकाउंट डालते थे, ठीक है, आईएफएससी डालते थे, और फिर जाकर के आप जैसे जैसे आईएमपीएस क्या था पहले कि आप किसी बैंक से ट्रांसफर करना है तो आप उसके वेबसाइट खोलो, लॉगिन करो, प्रोफाइल पासवर्ड डालो, फिर उसका बैंक अकाउंट ऐड करो, फिर बैंक आईएफएससी डालो, फिर बेनिफिशियरी ऐड करो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप पेमेंट करो। अभी उसके बदले क्या किया यूपीआई ने कि आपकी जो आईएफएससी है
या फिर जितने भी लोग आईएफएस मतलब यूपीआई पे रजिस्टर करते हैं तो उनका बैंक अकाउंट ऑन आईएफएससी तो पहले ही आ जाता है उनके बैंक अकाउंट से। जैसे ही आप यूपीआई रजिस्टर करते हो आपके फोन नंबर से, क्योंकि फोन नंबर पहले आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होना चाहिए, बैंक अकाउंट से जब कनेक्टेड होता है तो आप यूपीआई पे जैसे अपना फोन नंबर डालते हो वो बैंक अकाउंट का डेटा रिट्रीव करता है, आईएफएससी बैंक अकाउंट नंबर सब फीड कर देता है और उसके बदले आपको देता है एक यूपीआई आईडी फोन नंबर के साथ लास्ट में @UPI पेटीएम वगैरह वगैरह, आपको एक यूपीआई आईडी देता है। अब सिंस फोन नंबर सबका यूनिक है, कोई भी दो फोन नंबर सेम नहीं है, तो सबका फोन नंबर सबका यूपीआई आईडी भी अलग हो गया, यानी कि सबका बैंक डेटा और जो आईएफएससी है वो भी सिक्योर हो गया है ना। कोई भी बैंक का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी किसी के अब मैच नहीं करेगा, किसी देयर इज नो ओवरलैप, देयर इज नो कोलिजन। सो अब क्या यूपीआई आईडी अब सबका अलग अलग है, तो इमीडिएटली यूपीआई ने क्या किया कि आईएमपीएस को मास्क करके उसके ऊपर एक यूपीआई आईडी बनाया और उसी से अब पेमेंट होगा। तो अब ये इजी हो गया और उसी यूपीआई आईडी पे क्यूआर कोड भी बना दिया तो और भी इजी हो गया, राइट। बस इतना ही काम किया है यूपीआई ने। इसका जो मेन फंक्शनिंग है दिस इज दिस ओनली। सो यूपीआई इज बिल्ट ओवर इमीडिएट पेमेंट सर्विस और फॉर ट्रांसफर फंड्स, ये भी सही है। यूपीआई इज आल्सो अवेलेबल एज अ यूएसएसडी सर्विस। यूएसएसडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अभी देख लेंगे, जैसे मैंने नीचे लिखा लंबा सा है। यूएसएसडी है कि आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं। *99#, मैंने अभी यूज नहीं किया है, लेकिन अगर कोई यूज करे तो मुझे बताना चेक करके कि काम करता है कि नहीं। सो सिंपल जो आपका फोन है जिसमें इंटरनेट नहीं है उसमें *99# डालो तो उससे आप बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट रिसीव कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो यूपीआई वहां भी सक्सेसफुल है। सो ऑल 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये है यूएसएसडी का फुल फॉर्म, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। *99#, इससे निकल जाता है। Which of the following statements is correct regarding cash reserve ratio and statutory liquidity ratio? CRR can be maintained either in cash or in assets. नहीं, CRR उसका नाम ही है कैश रिजर्व रेशियो, सो सिर्फ कैश में होगा, इसका मतलब है कि ये गलत हो गया। हायर रेट ऑफ सीआरआर क्रिएट्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन, अब देखो यहां पे भी जो जिसने भी सवाल अच्छा बनाया पर ऑप्शन आंसर उन्होंने खुद गलत दे दिया है। हायर रेट ऑफ सीआरआर क्रिएट्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, नहीं। सीआरआर जब इन्फ्लेशन मान लो ज्यादा है तो सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा, तो पैसा मार्केट से निकल के आरबीआई के पास जाएगा और बैंक्स के पास आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से मार्केट में पैसा कम होगा तो उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होगा, तो इसको नेगेटिव इंपैक्ट कैसे बोल सकते, पॉजिटिव इंपैक्ट। सो ये भी गलत हो गया। लोअरिंग of CRR and SLR rate increases the resource available with the banks to lend. Yes, that is true. Lowering करेंगे, जब आप कम करोगे CRR and SLR तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन दे सकते हैं लोगों को। So only three. C is the right answer. ठीक है। Which one of the following is not a step to achieve financial inclusion in India? ठीक है। Easing monetary policy, adoption of village by bank branches, formation of regional, नेशनलाइजेशन, ये तीनों तो ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये वाला तो हमने पहले भी देखा था, पीछे वाले क्वेश्चंस में देखना। ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, ये बहुत सिंपल सा था। Which of the following statements is are correct regarding बैंक बोर्ड ब्यूरो? ये अच्छा सवाल है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, नहीं, इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। सो पहला गलत हो गया। इट इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, आरटीआई से आप इसे डेटा मांग सकते हो, सो सिर्फ 2, सिंपल था। Which of the following statements is are correct regarding NBFC? It cannot issue check drawn on them. हाँ, चेक नहीं दे सकता क्योंकि पब्लिक के साथ डील नहीं करता, तो नो चेक्स, ये सही है। इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, सही है। 1956 या 2013 दोनों में से कोई भी हो तो सही है। इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन नहीं, एग्रीकल्चर में एनबीएफसी डील नहीं करते और इस केस में ऑप्शन गलत बनाया है। 1 and 2 दोनों ही सही है पर ऑप्शन गलत है, 1 and 2, ठीक है। Capital adequacy ratio is related to which of the following? Capital risk of banks, current monetary, नहीं, capital risk of banks ये क्या बताता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर मान लो कुछ दिन तक अगर लोगों ने बैंक में अगर फंड जमा करना बंद कर दिया फिर भी आपका काम चलता रहे, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। रेशियो इसलिए क्योंकि टोटल फंड का कितना रखना चाहिए, इसलिए रेशियो। Swift uses unique identification code for overseas financial transaction, that is true. International banks के बीच में मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन करना है, so this is Swift is used. Unique code consists of 10 characters, नहीं 8 या 11 होता है, so only one is true, second is wrong.
स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर्मूला भी, फुल फॉर्म भी याद रखना अगर स्टेट वाला एग्जाम दे रहे हो तो, क्योंकि वहां पे स्टेट वाले में पूछते रहते हैं। BIC, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, 8 डिजिट का होता है, 8 डिजिट नहीं 8 कैरेक्टर, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अल्फा लेटर भी हो सकते हैं। द प्राइमरी ऑफिस ऑफ ए बैंक, आपसे पता चल जाता है 8 लेटर से, 8 कैरेक्टर से, एंड 11 कैरेक्टर्स होगा तो पर्टिकुलर ब्रांच पता चल जाएगा उस बैंक का, ठीक है। IFSC में भी 11 कैरेक्टर्स होते हैं, और स्विफ्ट में भी 8 या 11 दोनों हो सकते हैं। Which of the following statement correct regarding cash reserve ratio, CRR or SLR? Lowering of CRR and SLR increases resource available with the bank, सही है। SLR has to be maintained in cash only, अगेन ये गलत हो गया, इसमें कैश एंड एसेट दोनों डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, और SLR पे इंटरेस्ट भी मिलता है, CRR पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। With reference to marginal cost of fund based lending rate, MCLR, ठीक है, marginal cost of fund based lending rate, consider the following. MCLR is an external benchmark lending rate, external नहीं internal है, बैंक्स खुद इस बात को डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे आरबीआई ने एक मिनिमम लोअर लेवल जो है फिक्स कर दिया कि भैया इससे नीचे आप किसी को इंटरेस्ट रेट पे इससे नीचे इंटरेस्ट रेट पे आप किसी को नहीं दे सकते लोन, इससे ऊपर। तो बैंक्स, अब जैसे कोई अच्छा डील आ गया बैंक्स के पास कि उनको काफी सारा फंड देना है, अच्छा 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 कस्टमर आया है, काफी फाइनेंशियल हिस्ट्री उसकी काफी अच्छी है, तो इन दैट केस बैंक्स विल कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करेंगे, उनका रनिंग कॉस्ट जो है, इंटरनल कॉस्ट जो है, वो सब कुछ कंसीडर करके फॉर एक इंटरेस्ट रेट वो फिक्स करेंगे और उसी पे वो अपना लेंड कर सकते हैं। सो दिस इज इंटरनल, बैंक टू बैंक, सब बैंक अपना डिसाइड करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इग्नोर्ड नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट इग्नोर नहीं करते, इट इज लिंक टू द एक्चुअल डिपॉजिट रेट। हाँ, अब एक्चुअल डिपॉजिट रेट आप क्या देते हो, लोग जो पैसा आपको देते हैं उस पर आप क्या इंटरेस्ट देते हो, उसी पे तो आप डिसाइड करोगे कि वो पैसा जो आपने लिया है वो पैसा आप किसी और को दोगे तो आप उससे क्या रेट लोगे। सो दिस इज लिंक्ड, दिस इज ट्रू, सॉरी ये भी गलत है पर 3 इज ओनली ट्रू, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है। MCLR, minimum interest rate below which a bank cannot lend unless allowed by RBI, RBI अगर अलाउ करता है तो अदरवाइज नहीं। इंटरनल रेट है ये, एक्सटर्नल रेट नहीं है। ईच बैंक डिसाइड्स बेस्ड ऑन ओन इंटरनल कॉस्ट, उसको जो रनिंग कॉस्ट है उसको अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड करके दे डिसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग, M0 रिजर्व मनी सही है, M1 नैरो मनी ये भी सही है, हाई पावर्ड मनी नहीं, M2 के लिए कोई नाम ही नहीं है एक्चुअली, M2 को हाई पावर्ड मनी, M3 को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। ब्रॉड मनी, हाँ, नहीं नहीं सॉरी, ब्रॉड मनी M3 इज ब्रॉड मनी करेक्ट है, हाई पावर्ड मनी इसी को कहते हैं, M0 को हाई पावर्ड मनी, ये गलत है, M2 2 गलत है, तो क्या सही है, 1 3 1 2 4, 1 2 का 4, 1 2 4 A। रिजर्व मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये हाई पावर्ड मनी M0 को ही कहते हैं, ठीक है, M2 का वैसे कोई नाम नहीं होता। देख लो यहाँ पे M0 रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, जो बेस लेवल भी लिक्विडिटी बहुत ही बेस है, इसको बेस मनी भी कहते हैं। M1 नैरो मनी होता है, M3 ब्रॉड मनी होता है, ठीक है, और बाकी सब के लिए कोई नाम नहीं है। लिक्विडिटी हाईएस्ट है M1 का, M1 की लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। लोएस्ट लिक्विडिटी है M4 की। Which among the following are functions of RBI? Regulator of payment and settlements, or all payments and settlements are regulated by RBI, ठीक है, तो पहला करेक्ट है। बैंकर टू द गवर्नमेंट सही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी काम करता है, रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम भी करता है, मेरा सब है, एक दो सॉरी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव, ऑल द अबव, ठीक है, सारे हैं, सारे हैं, तो बहुत इजी है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड विद आरबीआई। इनिशियली आरबीआई वाज प्राइवेटली ओन्ड, दैट इज ट्रू। 1934 में, 1935 में आरबीआई बनाया जाता है, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है, 1949 में, ठीक है, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है। सो 49 के बाद आरबीआई बिकम्स ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके पहले ये एक प्राइवेटली ओन्ड बॉडी थी, सो दैट इज ट्रू। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई एक्ट 1934, नॉट 35। सो एक मिनट, 1934 ही तो है, आरबीआई एक्ट 1934 है, हाँ भाई ये गलत है। आरबीआई परफॉर्म्स द सुपरवाइजरी फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी सही है। सो 1 and 3 करेक्ट है, 1 and 3 करेक्ट है, 2 गलत है, सिर्फ 2 गलत, सिर्फ निकाल भी देते तब भी आपको यहाँ पे 3 के बारे में आपको श्योर होना पड़ता। सॉरी, क्या पूछा इन्होंने, कौन गलत है, सो ओनली 2, ओनली 2 गलत है, ठीक है, ओनली 2 रॉन्ग है, 1934 है, 35 नहीं, बहुत छोटा सा सीन है वहां पे, अदरवाइज। Consider the following statements in regard to the small financial banks. It was set up on the recommendation of Dr. Raghuram Jan, सही है, financial sector reform 2009 सही है। They accept all types of deposit like commercial banks सही है।
दे आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, ठीक है। वो डिपॉजिट ले सकते हैं, रघुराम राजन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। एंड कंपनी एक्ट, देखो जो भी कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2013 नहीं तो 1956। Consider the following statements. Key the monetary policy के बारे में, its key focus is to control the liquidity in the market. That is true. That is true. RBI uses expansionary monetary policy to combat recession. Recession होगा तो क्या है, मार्केट में पैसा कम है, ठीक है, डिमांड कम है, तो पैसा डाला जाएगा ताकि डिमांड बढ़े. सो दैट इज ट्रू. एक्सपेंशनरी. कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई यूजेस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. यस, अगर इन्फ्लेशन आ गया तो कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा. एक्सपेंशनरी में इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि मार्केट से एक्स्ट्रा जो वहां पे लिक्विडिटी है वो खींच लिया, सक कर लिया जाए. सो तीनों ही सही है. सो तीनों ही सही है, तो 1 2 3, ठीक है. ये भी अच्छा सवाल था. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट. इट रिप्लेस्ड अर्लियर मार्जिनल कॉस्ट. एक्सटर्नल बेंचमार्क, यस, अभी जो हमने पहले देखा कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट जो था, जो कि इंटरनली डिसाइड किया जाता था, उसको हटा करके, क्योंकि उससे क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत काफी कम रखते थे और उससे लेंडिंग में बहुत डिस्पेरिटी आ जाती थी, ठीक है. तो उस चीज को हटाने के लिए अभी एक्सटर्नल कर दिया गया, यानी अब बाहर से आरबीआई विल डिसाइड और उसी के अकॉर्डिंग आप सबको इंटरेस्ट रेट रखना है, ठीक है. सो अब ये चेंज हो चुका है. अंडर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट ओनली रेपो रेट्स कैन बी यूज्ड बाय बैंक्स टू चेंज चार्ज इंटरेस्ट, सॉरी क्या है, अंडर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स ओनली रेपो रेट्स कैन बी यूज्ड बाय बैंक्स टू चार्ज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स. ये सही है. द इंटरेस्ट रेट अंडर द एक्सटर्नल बेंचमार्क शैल बी रीसेट एवरी ईयर. ये गलत है. पहले एमसीएलआर में इंटरेस्ट रेट जो है हर एक साल में रिसेट किया जाता था, तो उससे क्या है कि रेपो रेट जो है, अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है तो उसका फायदा इमीडिएटली मार्केट में नहीं पहुंचता था. तो आरबीआई को एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर फॉलो करना है तो उसका इंपैक्ट आने में बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है. तो उसकी उसी चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि उसको हटा दिया, बोला कि एक्सटर्नल जो रेट होगा उससे डिसाइड होगा, यानी रेपो रेट से डिसाइड होगा, ठीक है. और रेपो रेट को कर दिया बेंचमार्क, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क, राइट. सो दैट्स व्हाई अब हर 3 महीने में जैसे रेपो रेट रिवाइज होता है तो हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट भी रिवाइज हो जाएगा, राइट. सो इमीडिएट इंपैक्ट हो जाएगा मार्केट के ऊपर. तो इससे क्या है कि आरबीआई कोई पॉलिसी चेंज करती है, उसका इमीडिएट इंपैक्ट दिखेगा आपको मार्केट में. सो दिस इज रॉन्ग. एक साल में नहीं, ये सही है, ये गलत है. सॉरी, ये तो सही है, सही है. 1 2 1 2. ओ, क्या पूछा है. It replaced urgent, सही है. Under external benchmark lending rate, only repo rate can be used by banks to, I think 3 तो गलत है. 3 3 1 ही सही होगा. Under external, only repo rates can be used by banks to charge interest rates on loans. ये तो सही था. Only repo rate. I think only की वजह से कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, शायद रेपो रेट की वजह से, तो फिर 1 होगा, 1 ओनली. एंड शायद इसमें गवर्नमेंट का, ओके ओके, यस यस, इसमें क्या है कि ओनली रेपो रेट नहीं, गवर्नमेंट की जो 3 महीने लास्ट की जो यील्ड है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स है, उस पे जो यील्ड है लास्ट 3 महीने का, उसको भी कंसीडर किया जाता है. एंड इन दैट केस ओनली रेपो रेट इज रॉन्ग, ठीक है. तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. सो ओनली A1 इज करेक्ट. यस, आई मिस्ड समथिंग. अक्टूबर 1 2019 से एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट फॉलो किया जाता है, ठीक है, उसके पहले नहीं था, यानी मोदी के आने के बाद. Consider the following statement with regard to the Basel norms. The Basel norms are an effort to coordinate banking regulation in developing countries with the goal of strengthening the international banking system. डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, ये सारे बैंक्स के लिए है, ऑल इंडिया बैंक्स के लिए बेसल नॉर्म्स है. सॉरी, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, तो ये गलत हो गया. ओनली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है. एज पर बेसल 3 नॉर्म्स, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ए लिवरेज ऑफ 3%. यस. एंड बेसल 3 नॉर्म्स एम एट इंप्रूविंग बैंक्स एबिलिटी टू हैंडल शॉक्स. ये सही है. सो ये भी सही, ये भी सही है. सो 2 and 3 करेक्ट है, बाकी फर्स्ट गलत है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन आई गेस. यस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, इट इज FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. FSDC, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है. सो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, ठीक है. तो पहला गलत हो जाता है. ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी. सो 2 ओनली. सो इस तरीके से 2 ओनली इसका है.
और कुछ क्वेश्चंस इसमें से काफी अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था, आपको समझाने के लिए था, क्योंकि कहीं कहीं जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो इतना सारे कॉन्सेप्ट तो उन्होंने कवर किए नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए ताकि बाकी के कॉन्सेप्ट जो छूट जाते हैं इकोनॉमी में उनको भी कवर किया जा सके। और लास्ट अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर में उसमें मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इंक्लूड करूंगा ताकि आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पता चल सके, राइट। सो यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, बेंचमार्क रेट देखा हमने, सीआरआर देखा, एसएलआर देखा, और इससे रिलेटेड और भी जो भी न्यूज़ होगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, सब आपके पास आते रहेंगे। कीप वॉचिंग। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू लेटर।